हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओनली सिविल्स गुरु में आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज़ टुडे सेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। 19 फरवरी 2022 का ये न्यूज़ टुडे सेशन है, जो प्रीलिम्स बूस्टर नाम से हम सीरीज चला रहे हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो 19 फरवरी 2022 की पहली न्यूज़ ये है दोस्तों। उससे पहले एक निवेदन है छोटा सा, प्लीज़ लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। अगर हमारा कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। इट्स अप टू यू, आप क्या चाहते हैं क्या नहीं। तो अब स्टार्ट करते हैं इसी रीड में दोस्तों। इंडिया और यूएई के बीच में एक मेमोरेंडम एक तरीके से साइन हुआ है। इसका नाम है सेपा, CEPA। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो दोनों देशों के बीच में साइन हो गया दोस्तों। एक वर्चुअल समिट के दौरान ये सेपा को साइन किया गया है। सेपा का मतलब है, क्यों साइन किया गया कि एडवांस करना है अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को, जो इनकी स्ट्रेटजी है पार्टनरशिप की, उसको एडवांस करना, कॉम्प्रहेंसिव करना, यानी उसका विस्तार करना है। इसलिए सेपा को साइन किया गया है दोस्तों। सेपा से एक्सपेक्टेशंस ये है इनको कि इनको बाइलेटरल ट्रेड है दोनों कंट्रीज को वो बढ़ाना है, जो इस समय $60 बिलियन है और इन्हें $100 बिलियन तक पहुंचाना है। कितना पहुंचाना है? $100 बिलियन तक इसको पहुंचा देना है। $100 बिलियन तक लेके जाना है अपने इस बाइलेटरल ट्रेड को दोस्तों। तो बाइलेटरल ट्रेड से क्या क्या सिग्निफिकेंस है दोस्तों। सबसे पहला काम है कि इन्हें अपने टैरिफ्स को, जो 80% ऑफ गुड्स से टैरिफ को रिड्यूस करना है और जीरो ड्यूटी एक्सेस करनी है। करीब 90% जो इंडिया का एक्सपोर्ट है जो यूए के लिए है उस पर इनकी जीरो ड्यूटी एक्सेस करने के लिए, और 80% जो भी गुड्स हैं उस पर से टैरिफ को रिड्यूस करने के लिए साइन किया गया है सेपा। इसका महत्व यही है कि भाई बायलैटरल ट्रेड बढ़ाएंगे और हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, जो टैरिफ्स हैं, उनको कम कर दिया जाएगा। और करीब करीब इन्हें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है 10 लाख जॉब्स एक्क्रॉस मल्टीपल लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, यानी मल्टीपल सेक्टर्स में, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में इनको जॉब क्रिएट करना है, जॉब क्रिएशन करना है दोस्तों। करीब 10 लाख जॉब्स का टारगेट है। दूसरा इनका टारगेट है कि automatic registration and market authorization for Indian medicines in case of their regulatory approval in developed countries like US, UK, etc. etc. तो उन्हें ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन और मार्केट ऑथराइजेशन चाहिए इंडिया के मेडिसिन के लिए, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक USA एंड UK जैसे दोस्तों। और ये क्या करेगा? ये हेल्प करेगा इन यू सिग्निफिकेंस की बात कर रहा हूँ। सेफा हेल्प करेगा एक्सपोर्ट्स, यानी कि आपके एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में, इंडियन एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में हेल्प करेगा। और वेस्ट एशियन कंट्रीज़ तक हमारे एक्सेस को पहुंचाएगा, अफ्रीकन तक हमारे एक्सेस को पहुंचाएगा यूएई के थ्रू दोस्तों। क्योंकि यूएई के थ्रू हम अपनी जो रीच है वेस्ट एशियन कंट्रीज़ और अफ्रीका तक पहुंचा सकते हैं। अब बात करते हैं इंडिया एंड यूएई के रिलेशंस के बारे में। अगर देखा जाए ट्रेडिंग पार्टनर के हिसाब से इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर USA एंड चाइना, यानी कि चाइना फर्स्ट नंबर एंड USA इज द सेकंड नंबर, थर्ड नंबर इज द यूएई। ये थर्ड लार्जेस्ट नंबर ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। मैरीटाइम कोऑपरेशन होता है पीस को मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। उसी हिसाब से एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है डेजर्ट ईगल। डेजर्ट ईगल नाम से एक्सरसाइज होती है इंडिया और यूएई के बीच में। अगर देखा जाए इंडियन डायस्पोरा का हिसाब से, तो इंडियन डायस्पोरा के करीब 3.5 मिलियंस पीपल जो हैं यूएई में रहते हैं, यानी कि यूएई में एक तरीके से जॉब करते हैं, जॉब सीकर्स हैं। 3.5 मिलियंस पीपल्स आर इन यूएई। तो 10 लाख इट इज टाइप ऑफ इंडियन डायस्पोरा। और इनका जो रेमिटेंस है करीब $17.60 बिलियन आया 2019 में, ये इसका डेटा है। और जॉइंटली कमिटेड टू फाइट, ये एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट और जितने भी फॉर्म्स हैं टेररिज्म के, उनके अगेंस्ट कमिटेड हैं कि हम जॉइंटली सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे अगर इस तरह का सिचुएशन रहता है। अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी होता है, वहाँ पे दोनों ही जॉइंटली कमिटेड हैं, यूएई एंड इंडिया। कुछ और समिट देखिए इंडिया और यूएई के बीच में। जॉइंट कॉमेमोरेटिव स्टाम्प्स रिलीज हुआ था 75th एनिवर्सरी जो है इंडियन इंडिपेंडेंस की, और जो 50वां यूएई फाउंडेशन डे था दोस्तों, 50वां ईयर था दोस्तों। एमओयू साइन हुए फूड सिक्योरिटी कॉरिडोर इनिशिएटिव के लिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया यूएई इंडिया के बीच में। लाइक इंडिया का जो गिफ्ट सिटी है, ठीक है, गांधीनगर और अबू धाबी का जो ग्लोबल मार्केट है, उनके बीच में एक कॉपरेशन हुआ है फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज को लेकर। और क्लाइमेट एक्शन एंड एजुकेशन के रिलेटेड भी रिगार्डिंग भी बहुत सारी समिट और एमओयू हो चुके हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो चुके हैं इंडिया और यूएई के बीच में। दैट्स ऑल अबाउट सिनेरियो ऑफ यूएई एंड इंडिया एंड सेपा, CEPA, दैट इज कॉल्ड सेपा। तो दैट्स ऑल अबाउट इट दोस्तों।
नाउ टॉकिंग अबाउट टोंगा वल्केनिक प्ल्यूम रीच द मेजोस्फीयर, यानी कि वो मेजोस्फीयर तक पहुंच गए हैं दोस्तों। टोंगा का जो वल्केनिक प्ल्यूम है, वल्केनिक प्ल्यूम एक तरीके से होता है दोस्तों कि वल्केनिक जो इरप्शन होता है, इरप्शन होकर यानी कि इरप्ट होता है जब वल्केनो, कोई भी वल्केनो, इट्स ए कॉलम ऑफ हॉट वल्केनिक एस एंड गैस एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग एन एक्सप्लोसिव वल्केनिक इरप्शन दैट इज कॉल्ड मेंटल प्ल्यूम, एन अपवेलिंग ऑफ एबनॉर्मली हॉट रॉक विद इन द अर्थ्स मेंटल दैट इज कॉल्ड वल्केनिक प्ल्यूम, इरप्शन प्ल्यूम दोस्तों। ठीक है, इसमें बहुत सारी गैसेस पार्टिकल्स, बहुत सारे वोल्केनिक पार्टिकल्स होते हैं जो मिक्सचर होता है दोस्तों। जो प्ल्यूम्स है फ्रॉम द रिसेंटली जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ है टोंगा में, वहाँ से निकलकर मीजोस्फीयर तक पहुँच गया है। मीजोस्फीयर जो है जो अर्थ का एक एटमॉस्फेयर है जहाँ पर ये पहुँच गया है करीब 50 से 85 किलोमीटर की लेयर तक, यानी लेयर है मीजोस्फीयर जो है अर्थ का लेयर है, वहाँ तक ये पहुँच गया है टोंगा वोल्केनिक प्ल्यूम्स दोस्तों। ये एक एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन है एक्सट्रीम हीट जो वोल्केनिक से निकलती है उसका, यानी कि ये एक्सट्रीम हीट जो निकलती है वोल्केनिक से उसका और जो मॉइस्चर है उसका क्या है, एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एक्सपर्ट की माने दोस्तों तो ये अब तक का बिगेस्ट वोल्केनिक इवेंट हुआ है लास्ट 30 ईयर्स में। यानी अब 30 ईयर्स का अगर देखा जाए, 30 सालों का सिनेरियो देखा जाए तो अब तक का ये सबसे बड़ा, सॉरी दोस्तों, अब तक का सबसे बड़ा ये वोल्केनिक इरप्शन हुआ, वोल्केनिक इवेंट हुआ लास्ट 30 ईयर्स में। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, ये इम्पैक्ट जो है वोल्केनिक इरप्शन का, जो वोल्केनिक ऐश है यानी कि जो राख है, डस्ट है, एरोसल्स हैं, ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगे और ये क्या करेंगे, जो सनलाइट है उसको इरप्ट करेंगे और टेम्परेचर को कूल करेंगे एंड कॉज टेम्परेरी कूलिंग, टेम्परेरी जो है कूलिंग को बढ़ावा देंगे दोस्तों। दूसरा, बहुत सारे जो लार्ज अमाउंट्स में ग्रीन हाउस गैसेज से रिलेटेड लाइक वेपर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड लाइक मीथेन, इस तरह के जो वार्मिंग इफेक्ट मटेरियल हैं, वार्मिंग इफेक्ट गैसेज हैं, वो निकलेंगी। दूसरा है जो लोकल वेदर है उसमें कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट देखने को मिलेगा, लाइक इंटेंस थंडरस्टॉर्म जैसी चीज़ें हो सकती हैं दोस्तों। इरप्शन जो है कई बार सुनामी जैसी चीज़ों को डेवेस्टेट करता है। ठीक है, अगर टोंगा के ऊपर ये स्वेप्ट कर गया तो क्या होगा, सुनामी जैसी चीज़ें कहीं ना कहीं इरप्ट हो जाती हैं। अब टोंगा वोल्केनिक के बारे में बात करते हैं दोस्तों। देखो पहले मैं दिखा देता हूँ, ये चैलेंजर डीप है कहाँ टोंगा ट्रेंच, देखो ये है चैलेंजर डीप। ठीक है, ये सॉरी तो ये रिंग ऑफ फायर में है टोंगा ट्रेंच दोस्तों, ये चैलेंजर डीप है, ये टोंगा ट्रेंच, ये कार्माडिक ट्रेंच है हिंद महासागर में जो है, इस तरीके से ये इक्वेटर है दोस्तों। ये रिंग ऑफ फायर, इस तरीके से पूरा रिंग ऑफ फायर का एरिया जो पैसिफिक ओशन में है और ये इक्वेटर है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, ये एलुशन ट्रेंच है, ये कुराइल है जापान, ये इजुबोनियन ट्रेंच। ठीक है, ये मैरियाना ट्रेंच है जो चैलेंजर डीप सबसे गहरा पार्ट है। तो ठीक है, ये रिंग ऑफ पैसिफिक फायर में, रिंग ऑफ फायर में है सारा। तो यहाँ पर जितने भी वोल्केनिक इरप्शंस हैं सारी एक्टिविटी ऑलमोस्ट यहीं होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों पड़ती है टोंगा वोल्केनो के बारे में बात करते हैं। ये रिंग ऑफ फायर का पार्ट है जैसा कि बताया, जस्ट ओवर 60 किलोमीटर फ्रॉम आइलैंड नेशंस ऑफ टोंगा। कहाँ पर है, 60 किलोमीटर है आइलैंड नेशन से जो टोंगा है उससे। रिंग फायर के साथ देखा जाए तो टेक्टोनिक प्लेट्स मूव टुवर्ड ईच अदर क्रिएटिंग सबडिक्शन जोन। तो टेक्टोनिक प्लेट्स जो है रिंग ऑफ फायर में दोस्तों क्या है, उसके अलोंग में सबडिक्शन जोन में इस तरीके से आ रही हैं, मतलब एक तो एक दूसरे की तरफ वो क्या हो रही हैं, क्रिएट हो रही हैं, उससे एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। ठीक है, यानी एक इस तरीके से सिनेरियो आ रहा है सबडिक्शन जोन की तरफ। अलोंग द सबडिक्शन रॉक्स मेल्ट बिकम मैग्मा एंड मूव टू अर्थ सरफेस एंड कॉज वोल्केनिक एक्टिविटी। जब सबडिक्शन होता है तो इस इधर से भी प्रेशर पड़ रहा है, इधर से भी प्रेशर पड़ रहा है, तो कॉम्प्रेंशन बढ़ता है दोस्तों। एक तरीके से जब स्ट्रेस बढ़ता है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या है, वोल्केनिक एरप्शन निकलता है और ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो वोल्केनिक एक्टिविटी जैसी, वोल्केनिक एरप्शन जैसी चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। टोंगा के केस में क्या है, जो पैसिफिक प्लेट है इट वॉज पुश डाउन बिलो द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, तो ये जो प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में और टोंगा के प्लेट के बीच में क्या हो रही है, सबडिक्ट हो रही है। पैसिफिक प्लेट जो है जो किसके नीचे है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नीचे और टोंगा प्लेट के नीचे पुश डाउन हो रही है, नीचे की तरफ दब रही है, यानी कि सबडक्ट हो रही है। इसलिए इस तरह की सिचुएशन देखने को मिली है, इस तरह की सिचुएशन अराइज हुई है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्ट सिस्टम प्रोजेक्ट के, ICJS इसको बोलते हैं,
इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्ट सिस्टम प्रोजेक्ट को, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने अप्रूव किया दोस्तों ICGS प्रोजेक्ट फेज़ 2। ये दूसरा फेज़ है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्ट सिस्टम का दोस्तों। 2022-23 से लेके 2025-26 तक ये काम करने वाला है 4 ईयर। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। जैसा कि मैंने पहले बताया, 2 तरह की स्कीम होती है, सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो 100% फंडेड है गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है ICGS कि ये ई कमेटी जो है ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, उसको कहीं ना कहीं अनेबल करेगा, यानी ई कमेटी जैसी चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक वाले सिस्टम को लेके आएगा और बहुत सारा डेटा ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन अमंग डिफरेंट प्लस ऑफ क्रिमिनल जुडिशरी सिस्टम उसको देगा दोस्तों। ये एक ऐसा नेशनल प्लेटफॉर्म है जो इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन को बढ़ावा देता है, अनेबल करता है इंटीग्रेशन को, यानी एक ही जगह पर चीज़ों को मिलता है जो कि मेन IT सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। लाइक क्रिमिनल जस्टिस है इन द कंट्री, जो हमारे 5 पिलर्स हैं, दीज आर अनेबल इन दिस सिस्टम। इंटीग्रेशन ऑफ द मेन IT सिस्टम यूज फॉर डिलीवरी ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इन द कंट्री बाय 5 पिलर्स। नंबर 1 पुलिस क्राइम एंड क्रिमिनल जो CCTNS है। दूसरा ई फॉरेंसिक, ई कोर्ट्स, ई प्रोसिक्यूशन, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं उनकी तरफ से केस लड़ते हैं, ई प्रिजनर्स। तो ये 5 पिलर्स हैं, 5 चीज़ें हैं जो इस प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेटेड हैं दोस्तों। दूसरे फेज़ की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ 1 डेटा 1 एंट्री पर ये बनाया गया है, जहाँ पर डेटा एंटर करेगा ओनली वंस इन 1 पिलर एंड सेम इज देन अवेलेबल इन ऑल अदर पिलर्स। तो एक पिलर से एंटर करके वो सारे पिलर्स पर देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, पहला फेज था जो इंडिविजुअली IT सिस्टम से इम्प्लीमेंटेड था एंड स्टेबलाइज था। सर्च ऑफ रिकॉर्ड्स हैज़ बीन अनेबल, वहाँ पे सिर्फ सर्च कर सकते थे कि भाई स्टोर करके उस रिकॉर्ड्स को। अब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करें, NCRB, ये रिस्पॉन्सिबल है ICGS को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ICGS, और किसके साथ, NIC के साथ मिलकर। स्टेट और यूनियन टेरिटरी भी पार्टिसिपेट करेंगे। इससे क्या होगा, स्पीडी एंड ट्रांसपेरेंट जस्टिस मिलने वाला है, जस्टिस डिलीवरी थोड़ा तेज़ी से होगी, और स्मार्ट पुलिसिंग में, यानी कि तेज़ी से काम करने में मजबूती मिलेगी। सिटीजन को एम्पावर करना और बहुत सारी चीज़ें इसमें होने वाली है दोस्तों। अब ई कमेटी सुप्रीम क्या है, ये ई कमेटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ई कमेटी जो है गवर्निंग बॉडी है, चार्ज विद ओवरसीइंग ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट्स, कंसेप्चुलाइज द नेशनल पॉलिसी ऑफ एक्शन प्लान फॉर। तो यू कैन सी देयर ई कोर्ट्स के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, तो देख सकते हो दोस्तों आप। अब बात कर रहे हैं हम लोग कि सेंटर ने नोटिफाई किया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2022, बहुत इंपॉर्टेंट था। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने दोस्तों एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA 1986 के अंडर में अमेंड कर दिया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 को। क्या की हाईलाइट्स हैं, इन्होंने EPR को प्रोवाइड कराया है जो प्लास्टिक पैकेजिंग पर होता है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की। EPR जो है, इसका मतलब कि जो EPR रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा उस प्रोड्यूसर्स के लिए जो इन्वायरमेंट के लिए कहीं ना कहीं मैनेजमेंट देगा, एंड ऑफ इस लाइफ के बारे में बताएगा, उस प्रोडक्ट की सारी जानकारी देगा। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोड्यूसर फॉर द एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट अंटिल द एंड ऑफ हिज लाइफ। EPR को इंट्रोड्यूस किया गया था एक इम्पोर्टेंट ई-वेस्ट फीचर के तौर पर दोस्तों, जो मैनेजमेंट हैंडलिंग रोल था 2011 में। जो प्रोड्यूसर है लाइक इम्पोर्टर एंड ब्रांड ओनर्स सेल हैव टू प्रोवाइड द डिटेल ऑफ रिसाइकलिंग प्रोडक्ट एंड देयर सर्टिफिकेट्स ओनली फ्रॉम रजिस्टर्ड साइड रिसाइकलर्स। ठीक है, ये कस्टमाइज होंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग करने के लिए इन्वायरमेंट कॉम्पनसेशन मिलेगा इनको। ठीक है, जो पॉल्यूटर पेज हैं, जो प्रिंसिपल है लाइक दैट्स, उस तरीके से मार्केट मैकेनिज्म तैयार होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं निकल के आएंगी इस रूल्स के अकॉर्डिंग। सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों, एक रोड मैप तैयार होगा जो सस्टेनेबल प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए बढ़ावा देगा, उसकी तरफ जाएगा, और डेवलपमेंट ऑफ न्यू अल्टरनेटिव्स जो प्लास्टिक के लिए निकल के आएंगे, और सर्कुलर इकोनॉमी जैसी चीज़ों को मजबूती मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो EPR की 4 कैटेगरी हैं जो कवर करता है। फर्स्ट कैटेगरी में रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग, EPR विल बी कवर्ड इन 4 कैटेगरी प्लास्टिक्स। दूसरा फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पैकेजिंग ऑफ ए सिंगल लेयर और मल्टी लेयर, जो मोर देन 1 लेयर है विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक सीट कवर्स मेड ऑफ प्लास्टिक सीट एट्सेट्रा। कैटेगरी 3 मल्टी लेयर प्लास्टिक पैकेजिंग है। कैटेगरी 4 प्लास्टिक सीट्स और लाइक यूज और फॉर पैकेजिंग एज वेल एज कैरी बैग्स। तो 4 कैटेगरी की पैकेज को ध्यान रखना है, EPR से क्वेश्चन बन सकता है इस बार, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो 4 कैटेगरी को ये कवर करके चलने वाले हैं दोस्तों। अब यहाँ पे बात करते हैं
MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने रिलीज किया एक ड्राफ्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर DRE यानी कि डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल एनर्जी लिवलीहुड एप्लीकेशन दोस्तों। तो वो ड्राफ्ट है तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हो एक बार, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा दिक्कत कर रहा है आज मोबाइल दोस्तों। एक और न्यूज़ है दोस्तों, ये यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP ने एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट रिलीज किया दोस्तों। रिपोर्ट का टाइटल है नॉइस ब्लेज एंड मिसमैच आइडेंटिटीज एंड ड्रॉ अटेंशन टू फॉलोइंग इमर्जिंग इशू ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न। ये इसका क्या है टाइटल दोस्तों रिपोर्ट का। इशू क्या है आइडेंटिफाइड है, इम्पैक्ट क्या होगा और रिकमेंडेशंस क्या हैं। नॉइज़ पॉल्यूशन की बात करें जो ह्यूमन हेल्थ पे जो इम्पैक्ट पड़ता है, एनॉइस चिड़चिड़ापन, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट मतलब सुनवाई कम देना, स्लीप में, हियरिंग इम्पेयरमेंट में और बहुत सारे क्वालिटी ऑफ लाइफ से रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं। एनिमल्स पे, ये एनिमल्स का एकास्टिक कम्युनिकेशन एंड ऑल्टर जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है कहीं ना कहीं रेंज ऑफ स्पीसीज़ की वजह से, एनिमल्स पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। वेजिटेशन एंड अर्बन एनवायरनमेंट मतलब भैया कि वेजिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ, साउंड स्केप्स प्लानिंग होनी चाहिए और नॉइज़ बैरियर्स लगानी जानी चाहिए हाईवे और रेलवे के आसपास। वैसे ही वाइल्ड फायर का है, ये एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स की तरह बहुत ज़्यादा एमिट होती है, लाइक जैसे ग्रीन हाउस गैसेज हैं, और सॉइल ऑफ इरोजन की जो सस्पेक्टिविटी बढ़ा देती है, प्लांट स्पीसीज कंपोजिशन बढ़ जाता है, लंबे समय तक चेंजेस आ जाते हैं और थंडर स्टॉर्म जैसी चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं दोस्तों। इसको रोकना चाहिए, प्रिवेंट अप्रोच लेके आनी चाहिए, ठीक है। इंडिजिनियस फायर मैनेजमेंट टेक्निक्स आनी चाहिए, वेदर फोरकास्टिंग जैसी चीज़ें, रिमोट सेंसिंग कैपेबिलिटी जैसी चीज़ें लाइक सैटेलाइट के थ्रू, ये सारी चीज़ें अरेंज होनी चाहिए इसके थ्रू दोस्तों। वहीं एक फिनोलॉजी, फिनोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सीजनल चेंजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जो सीजन के हिसाब से बरसात है, जैसे गर्मी है, ठंडी है, इसके हिसाब से चेंज होना, एनिमल्स के जो व्यवहार में चेंज आना, दैट इज कॉल्ड सीजनल चेंजेस आना, उससे कहते हैं फिनोलॉजी। इससे भी क्या है, ये चैलेंज है फूड एंड प्रोडक्शन के लिए कहीं ना कहीं एक चैलेंज बन जाता है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जैसे एडेप्टेशन करने में कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। एसिंक्रोनाइजेशन चेंजेस जैसी चीज़ें कहीं ना कहीं निकल जाती हैं। ये इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी को बढ़ाता है हैबिटेट कॉरिडोर के थ्रू, जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों इससे रिलेटेड हैं। अब बात करते हैं कुछ और न्यूज़ में है, रिवार्ड स्कीम निकली है दोस्तों। क्या है रिवार्ड प्रोजेक्ट, रेजुविनेटिंग वाटर सेट फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड रिवार्ड। रिवार्ड को $115 मिलियन के साथ दोस्तों प्रोजेक्ट किया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट कर्नाटका, ओडिशा एंड वर्ल्ड बैंक के साथ इसका मिक्सअप किया है, यानी इनके साथ टाई अप हुआ है। और 6 साल का एक प्रोजेक्ट है, 6 साल के लिए प्रपोज किया गया है और ये हेल्प करेगा इम्प्रूव वाटर सेट मैनेजमेंट प्रैक्टिस को एडॉप्ट करने में, ठीक है। फार्मर्स का जो रेजिलेंस है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, हायर प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, बेटर इनकम से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्या करेगा, रेजिलेंस करेगा, एडॉप्ट करेगा, इनहेंस करेगा। वाटर सेट मैनेजमेंट जैसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, लैंड यूज प्रैक्टिस, वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द वाटर, अदर नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह वगैरह। तो यह रिवार्ड का रेजुविनेट करना वाटर सेट जो एग्रीकल्चर के लिए ओवरऑल ये सिनेरियो है दोस्तों। अब बात करते हैं PM फसल बीमा योजना। इसको सक्सेसफुली एंटर्ड किया गया, 7th ईयर हो चुके हैं इसको इम्प्लांट किए हुए दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन किए हुए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हैव सक्सेसफुली एंटर्ड इस 7th ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन विद द अपकमिंग खरीफ 2022। तो 2022 में खरीफ का सीजन आने वाला है, उसके लिए तैयार है और इसको 7 साल यानी कि 7 ईयर में घुस चुकी है, 6 ईयर कंप्लीट कर चुकी है। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है जो प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल सपोर्ट फार्मर्स के लिए जो कहीं ना कहीं क्रॉप लॉस, डैमेज, नेचुरल कैलेमिटी जैसी चीज़ों से सफ़र करते हैं। सारे फार्मर्स जो हैं इंक्लूडिंग शेयर क्रॉपर्स या टेनेंट फार्मर्स, वो इसमें कहीं ना कहीं बेनिफिशियरीज हैं। दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसकी देखभाल करता है, इसको एडमिनिस्टर करता है। और जो रेट ऑफ प्रीमियम है टू बी पेड बाई फार्मर्स, वो इसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। खरीफ फसल के लिए 2% ऑफ सम इंश्योर्ड होता है, जो एक्चुअल रेट है उसके हिसाब से, ये विच लेस भी हो सकता है, कम बढ़ती। रबी पे 1.5% है। और कुछ जो कॉमर्शियल या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं एनुअल पेरिनियल बेसिस पे, उनको 5% है। 5% सम इंश्योर्ड होता है दोस्तों, एक्चुअल रेट से वो कम बढ़ती हो सकता है। तो ये था आपका PM फसल बीमा योजना, इसके बारे में देख लेना अच्छे से एक बार।
अब बात करते हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, दैट इज कॉल्ड रूसा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अप्रूव किया है कि भैया रूसा को 31 मार्च 2026 तक, रूसा मतलब राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को 31 मार्च 2026 तक कंटिन्यू करो। रूसा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो 2013 में लॉन्च किया गया था। सेंट्रल स्पॉन्सर मतलब स्टेट और गवर्नमेंट दोनों इसमें पैसे लगाते हैं, और ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा दोस्तों, उनको प्रोवाइड करता है। इस नए फेज में जो रूसा है इसने अनसर्व्ड अनडिजर्व्ड एरियाज जो रिमोट एंड रूरल एरियाज हैं या LWE लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज एरियाज हैं वहाँ को टारगेट किया जैसे उन एरियाज को जो Tier 2 सिटीज़ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, AD यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको टारगेट किया है। वहीं न्यू पॉलिसी की बात करें जो डिज़ाइन किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया है, कुछ रिकमेंडेशन जो आए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में उसके हिसाब से, तो इस तरीके से ये सिनेरियो रूसा के बारे में है दोस्तों। ग्रांट विल भी प्रोवाइड स्ट्रेंथ करने के लिए नॉन एग्रेडेड यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को। अब बात करते हैं LZD की, ये क्या है? ये लक्ष्य जीरो डंप साइट्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने अप्रूव किया 235 करोड़ रुपए दोस्तों। लीगेसी है क्या वेस्ट रेमिडेशन प्रपोजल के लिए आंध्र प्रदेश, जिसका गोल है कि लक्ष्य है जीरो डंप साइट प्रोवाइड करना है, उसको उसना रीच करना है। तो LGD जो है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंडर में चला जा रहा है, और उसको रेमिडिएट करना है 16 करोड़ मीट्रिक टन, कितना 16 करोड़ मीट्रिक टन ऑफ लेगेसी वेस्ट डंप साइट तो ऑक्यूपाई नियरली 15,000 एकड़ ऑफ सिटी लैंड। 15,000 एकड़ सिटी लैंड है, उस पर ही 16 करोड़ मीट्रिक टन जो लेगेसी को क्या करना है डंप साइट से मतलब रेमिडिएट करना है, उसको रेमिडी करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। लेगेसी डंप साइट जो है एक मेजर थ्रेट है एनवायरनमेंट के लिए दोस्तों, जो एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन दोनों में ही कंट्रीब्यूट करता है दोस्तों। अब बात करते हैं पोलियोमाइलिटिस की, ये क्या है? पोलियोमाइलिटिस एक पोलियो का वायरस है दोस्तों, ये मलावी में रिकॉर्ड हुआ है, जो अफ्रीका का पहला पोलियो वायरस केस आया 5 सालों में। पोलियोमाइलिटिस जो है एक हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ है जो बहुत ज़्यादा लार्ज इफेक्ट करती है जो बच्चे 5 साल के नीचे हैं उनको। ये स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको और जो मसल्स हैं उसको वीक कर देती है और पैरालाइज कर देती है दोस्तों। और ये पर्सन टू पर्सन भी ट्रांसमिटेड हो सकती है, मेनली किसके लिए? फीकल या ओरल रूट के थ्रू, लेस फ्रिक्वेंटली बाई कंटेमिनेटेड वाटर और फूड। वैसे बहुत कम फ्रिक्वेंट देखी है, ये होती है ज़्यादातर गंदा पानी खाना से, ये तरीके से होती है दोस्तों। वाइल्ड पोलियो वायरस इज द मोस्ट कॉमन नोन फ्रॉम पोलियो वायरस। जो वाइल्ड पोलियो वायरस है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है इस पोलियो वायरस में से। इसके 3 स्ट्रेन पाए जाते हैं, एक टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 2 को एरेडिकेट कर दिया था 1999 से, 1999 से टाइप 2 ख़त्म कर दिया गया है, और कोई भी केस जो है 2012 से टाइप 3 का नहीं देखा गया। 2020 में दोस्तों टाइप 1 ने 2 कंट्रीज को अफेक्ट किया हुआ है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो यह पूरा सिस्टम पोलियोमाइलिटिस से रिलेटेड है दोस्तों। अब बात करते हैं तारापुर मासेकेयर की, क्या है? बिहार विल कॉमेमोरेट 15 फरवरी एज शहीद दिवस इन मेमोरी ऑफ 34 फ्रीडम फाइटर्स हु वर किल्ड बाय द ब्रिटिश इन तारापुर। 1932 में 15 फरवरी को बिहार जो है शहीद दिवस मनाता है तारापुर ट्रेजेडी, तारापुर मासेकेयर के बारे में दोस्तों। ये अब तक का बिगेस्ट मासेकेयर है आफ्टर द जलियांवाला बाग मासेकेयर जो अब अमृतसर में हुआ था 1909। तो ये सारी चीज़ें हैं। कॉज क्या था? हैंगिंग ऑफ भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु इन लाहौर 1931 में इनको टांग दिया गया, उनके कारण ये तारापुर मासेकेयर हुआ। महात्मा गांधी को अरेस्ट करना ये भी एक रीज़न रहा, और इलीगल ऑर्गेनाइजेशंस को डिक्लेयर कर दिया। नेहरू, पटेल एंड राजेंद्र वाज आल्सो अरेस्टेड, ये सारे लोग अरेस्ट हो गए। इसके कारण ये प्रोटेस्ट हुआ था दोस्तों। तो तारापुर मासेकेयर याद रखा है 15 फरवरी 1932 को 34 फ्रीडम फाइटर जो कि ब्रिटेन के लोगों के द्वारा मारे गए। अब बात करते हैं झलकारी बाई। झलकारी बाई जो 1830 में बोजला विलेज है झांसी के पास, वहाँ पर पैदा हुई। वो एक वुमेन सोल्जर थी, वन ऑफ द की एडवाइजरी ऑफ द रानी ऑफ झांसी, वो की एडवाइजर रही हैं रानी ऑफ झांसी की दोस्तों। कंट्रीब्यूशन क्या है? बैटल ऑफ फोर्ट ऑफ झांसी लड़ा गया, वहाँ पर इनका एक कंट्रीब्यूशन है। और उन्होंने सी डिसगाइज्ड हिज हरसेल्फ एज रानी लक्ष्मीबाई, दस गिव द रियल क्वीन ए चांस टू एस्केप्स रिबेलियन ऑफ 1857 एंड स्ट्राइक फियर, एबल टू स्ट्राइक फियर इन हार्ट ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। करेज है इनका, सेक्रीफाइस ब्रेवरी के लिए, देख सकते हो झलकारी बाई इस कॉल से रानी झांसी बाई। उसका प्लेस ऑन न्यूज़ में आते हैं, फॉकलैंड आइलैंड की बात करते हैं। चाइना हैज बैक्ड अर्जेंटीना's क्लेम ओवर ब्रिटिश रन
फॉकलैंड आइलैंड, जो ब्रिटिश के अंडर में इसमें फॉकलैंड, उस पर क्या है चाइना ने बैक कर लिया कि अर्जेंटीना के क्लेम को। दोस्तों अर्जेंटीना ने क्लेम किया था कि ये हमारा आइलैंड है फॉकलैंड आइलैंड। बात करते हैं फॉकलैंड आइलैंड, देख लो कहाँ है। तो फॉकलैंड आइलैंड है दोस्तों ये इधर, ये है फॉकलैंड आइलैंड, ठीक है। साउथ अटलांटिक ओशन में है फॉकलैंड, ये साउथ अमेरिका है पूरा आपका, ये इक्वेटर है इधर। तो ये है फॉकलैंड आइलैंड, ठीक है। तो चाइना दोस्तों पीछे हट गया है, पॉलिटिकल बाउंड्री समझो, ये ओवरसीज टेरिटरी है यूनाइटेड किंगडम की, जो साउथ वेस्ट अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है, जैसा कि मैंने बताया। एंड साउथ सदर्न मोस्ट पॉइंट है साउथ अमेरिका का। साउथ अमेरिका का ये क्या है, साउथ अमेरिका का सदर्न सबसे दक्षिणी पॉइंट है। और ये कहाँ पर पोजीशन है बोथ इन द सदर्न एंड वेस्टर्न हेमीस्फीयर ऑफ द अर्थ, दोनों ही वेस्टर्न और सदर्न हेमीस्फीयर में जो अर्थ की इसमें इसकी पोजीशन है। इसकी कैपिटल है स्टैनली। टोपोग्राफी है इसकी माउंटेन रेंज, फ्लैट प्लेन्स, रग्ड कोस्ट लाइन, सैंडी बीचेज एंड क्लब्स, ठीक है। वेदर कैसा है यहाँ पे, नैरो एनुअल टेम्परेचर है। हाईएस्ट पॉइंट है इसका माउंट असबोन, लोएस्ट पॉइंट है अटलांटिक ओशन। फ्लोरा यहाँ पे पेल मेडन फ्लावर एंड टुसाक ग्रास। फोना है यहाँ पे हेयर, पेंटागन, फॉक्स, पेंगुइन, साउथ अमेरिका फर्सिल टीसी वगैरह वगैरह। तो ये फॉकलैंड आइलैंड जो है चाइना बैक आउट कर गया, यानी पीछे हट गया अर्जेंटीना के क्लेम पर, जो कि ब्रिटिश टेरिटरी इसको क्या कर रही है, कैरी कर रही है, समय चला रही है। तो ये था ऑल ओवर सिनेरियो दोस्तों आज का 19 फरवरी प्रीलिम्स बूस्टर। उससे पहले एक निवेदन है कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, और सारे वीडियो को एक बार समराइज कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम वगैरह का कहाँ है, कैसा हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कब आया, तो ये सारे सिनेरियो को जो स्टैटिक पोर्शन है उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। और हमें प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू ऑल।